स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चों, मैं सोमा तिवारी आज हिंदी विषय के अंतर्गत आपको काव्य खंड में संकलित पद नामक शीर्षक की व्याख्या पढ़ाऊंगी। पद नामक शीर्षक जो है वो सूरदास द्वारा रचा गया है या लिखा गया है। बच्चों, आपका रिवीजन वर्क चल रहा है, इसलिए बड़े ध्यान से आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई व्याख्या को पढ़ेंगे। तो आज मैं जिन पदों की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ वो पद है पद संख्या 3 और पद संख्या 4। तो जिन बच्चों के पास हिंदी की पुस्तक है वो बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और पद संख्या 3 और 4 की व्याख्या को मेरे साथ पढ़ें। पद संख्या 3 है, किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबै धावत, कबहु निरखी हरि आकु छाह कौ, कर सौ पकरन चाहत, किलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तई अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति, करी करी प्रतिपद प्रतिमहि वसुधा, कमल बैठ की साजति, बाल दशा सुख निरखी जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तर लय ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। बच्चों, प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है। सूरदास जी लिखते हैं, किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत माने किलकारी मारते हुए, कान माने श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन। मणिमय माने मणियों से युक्त, कनक माने सोने के, नंद के आंगन, नंद के आंगन नंद बाबा के आंगन में, नंद बाबा के मणियों से युक्त सोने के आंगन में, बिंब पकरिबै धावत। बिंब माने होता है अपना ही प्रतिबिंब, उन मणियों पर पड़ने वाले अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए धावत माने दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आप छाह को। निरखी माने देखकर। हरि किसके लिए आया है बच्चों? श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए इसलिए आया है क्योंकि हरि माने होता है विष्णु, और विष्णु का अवतार कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। कबहु निरखी हरि आप छाह को। छाह माने छाया को या परछाई को। कभी भगवान श्री कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब या अपनी ही परछाई को देखकर कर सौ पकड़न चाहत। कर माने हाथ, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक किलकी हसत राजत द्वय दतिया। जब वह किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दो दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि तई अवगाहत। पुनि पुनि माने होता है बार बार, तई अवगाहत माने बार बार भगवान श्री कृष्ण यही करते हैं। क्या करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं और मणियों पर पड़ने वाले अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। सूरदास जी कहते हैं कि कनक भूमि माने सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया पड़ती है, यह उपमा एक राजत। तो एक उपमा सुशोभित होती है, एक उपमा दिखती है। क्या दिखती है? करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा। कि वसुधा माने पृथ्वी की, पृथ्वी जो है प्रत्येक मणि पर, भगवान श्री कृष्ण के पड़ने वाले प्रत्येक चरण पर क्या कर रही हो? चरण के द्वारा कमल बैठ की साजक। बैठ की माने होता है आसन, कमल रूपी आसन को सजा रही हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। जशोदा का मतलब यशोदा, निरख माने देखकर। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढांकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती।
और सूरदास के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को आंचल के तले ढककर दूध पिलाती है। बच्चों फिर से आप इसकी एक बार व्याख्या देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं, किलकत कान घुटुरुवन आवत। किलकारी मारते हुए भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद कै आंगन। मणियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में बिंब पकड़ी बै धावत। अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी हरि आप छाह को। कभी भगवान श्री कृष्ण मणियों पर पड़ने वाली अपनी ही परछाई को, अपने ही प्रतिबिंब को कर सो पकड़न चाहत। कर माने होता है हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वैदतियां। जब भगवान श्री कृष्ण ऐसा करते हैं तो किलकारी मारकर हंसते हैं, और किलकारी मारकर हंसते में उनके जो आगे के दो दांत हैं वो अत्यंत सुशोभित होते हैं। पुनि पुनि ते ही अवगाहत। भगवान श्री कृष्ण बार बार यही करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि माने सोने की भूमि पर, सोने के भूमि पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की जो छाया पड़ती है, जो प्रतिबिंब पड़ता है, यह उपमा एक राजत, तो एक उपमा दिखाई देती, सुशोभित होती। क्या सुशोभित होती? करी करी प्रतिपद प्रतिमणि वसुधा। कि पृथ्वी प्रत्येक मणि पर भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक चरण के द्वारा कमल बैठ की साजत। कमल रूपी बैठकी माने होता है आसन को सजा रही हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा। बाल दशा बाल सौंदर्य को देखकर, निरखी माने देखकर, जशोदा माने यशोदा मां। यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य को देखकर पुनि पुनि नंद बुलावती। बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आचरा तर लय ढांक, और आंचल के तले ढककर सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पियावती, दूध पिलाती हैं। तो बच्चों ये जो तीसरा पद मैंने आपको पढ़ाया, इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। व्याख्या करनी आपको आती है। सबसे पहले आप क्या डालेंगे? संकेत। संकेत डालने के बाद बच्चों आप क्या लिखेंगे? संदर्भ। संदर्भ के बाद क्या लिखा जाता है? प्रसंग। प्रसंग के बाद आप क्या करेंगे? व्याख्या। और व्याख्या के बाद क्या लिखते हैं? काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य की यदि बात की जाए तो भाषा कौन सी आपने पढ़ी इस पद में? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है सूरदास की बच्चों? ब्रज भाषा। भाषा के बाद रस। रस की अगर बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन किया गया है, और जहां बाल सौंदर्य का वर्णन किया जाता है वहां होता है वात्सल्य रस। कौन सा रस होता है बच्चों? वात्सल्य रस। छंद। छंद जो है सूरदास के जितने भी पद हैं वो गेय पद हैं, तो कौन सा छंद होगा? गेय पद। फिर इसके बाद हेडिंग डालेंगे आप अलंकार। और अलंकार में जैसे बच्चों किलकत कान, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ। आवत धावत चाहत, तो क्या लिखेंगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। और बच्चों जैसे आ रहा है करी करी और पुनि पुनि, तो यहां पर बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। कौन अलंकार होगा? पुनरुक्ति। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रकाश अलंकार। इसके बाद बच्चों गुण की बात की जाए तो जहां पर वात्सल्य रस होता है वहां पर माधुर्य गुण होता है, तो कौन सा गुण होगा बच्चों? माधुर्य गुण। और शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है। शब्द शक्ति कौन सी है इसमें? अविधा भी है और लक्षणा भी है। अविधा और लक्षणा। तो बच्चों आ गया होगा समझ में। अब हम व्याख्या किसकी पढ़ेंगे? पद संख्या 4 की।
प्रस्तुत पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल हट का वर्णन किया गया। बाल हट किसे कहते हैं? जब बच्चे जिद करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण किससे बाल हट कर रहे हैं? माता यशोदा से, और उनसे कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए जंगल जाऊंगा। तो पद इस प्रकार है, मैं अपनी सब गाय चरे हूं, प्रात होत बल कै संग जय हूं, तेरे कहे न रह हूं, ग्वाल बाल गाइन कह भीतर, नय कऊ डर नहीं लागत, आज न सोवं नंद दुहाई, रैनी रहूंगो जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूं, सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान में दे हूं। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से बाल हट करते हुए कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरे हूं। हे माता यशोदा, मैं अपनी सभी गायों को चराने के लिए जंगल जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जय हूं, बल माने बलदाऊ भैया के साथ। प्रातः काल या सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ अपनी सारी गायों को चराने जंगल जाऊंगा। तेरे कहे न रहे हूं, और तुम्हारे कहने पर भी मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गाइन कै भीतर, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ग्वाल बाल, ग्वालों के साथ और गायों के साथ, भीतर का मतलब यहाँ साथ लेंगे, ग्वाल बालों और गायों के साथ, नय कहूँ डर नहीं लागत, नय कहूँ माने जरा सा भी, मुझे जरा सा भी भय या डर नहीं लगता है। आज न सोवं नंद दुहाई, दुहाई का मतलब होता है सौगंध, मुझे नंद बाबा की सौगंध है, मैं आज सोऊंगा नहीं। रैनी रहूंगो जागत, रैनी माने रात, मैं पूरी रात जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, हे माता यशोदा, और ग्वाल बाल, गांव के संपूर्ण ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर बैठे रही हूं, और मैं ही घर पे बैठा रहूंगा। सूर श्याम तुम सोए रहो अब, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण के ऐसे हट को देखती हैं तो क्या कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम सो जाओ, अब तुम क्या करो, सो जाओ। प्रात जान मैं दे हूं, प्रातः काल होते ही मैं तुम्हें गायों को चराने जंगल जाने दूंगी। तो बच्चों बहुत सरल है ये पद, समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो इस पद में भी भाषा क्या आप पढ़ेंगे, ब्रज भाषा। रस अगर देखा जाए तो बाल हट है, तो जहां बाल हट होगा वहां रस भी कौन सा होगा, वात्सल्य रस होगा। इसके बाद बच्चों छंद की बात की जाए तो गेय पद है। अगर अलंकार देखा जाए तो अनुप्रास है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और गुण कौन सा है, माधुर्य है। शब्द शक्ति बच्चों यहाँ पर केवल अभिधा है, शब्द शक्ति कौन सी है, अभिधा। तो बच्चों आ गया होगा आपको समझ में। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। सूर के जो पद आगे के पद हैं उसकी व्याख्या मैं अपने अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। हैव अ नाइस डे। Hello students, welcome to the online classes of SGOI. Students, in my previous class I discussed some questions of the chapter triangle. Okay, today I am going to discuss some another questions of this chapter. The first question is, in figure ABD is a triangle, right angle at A. Angle A is right angle. Okay, and AC perpendicular on BD. Then prove that AB square is equals to BC into BD, AC square is equals to BC into DC, and AB square is equals to BD into CD. Clear? Now let's see here. Given condition is, in triangle ABD, angle A is equals to 90 degree. Okay, angle A is 90 degree and
AC and AC perpendicular on BD. Okay. Now to prove, AB square is equals to BC and second AC square is equals to BC into BD into DC and AD square is equals to BD into C. Okay, let's see the proving. Here students, okay, now in triangle, as we know that AC parallel on BD, okay, AC parallel on BD, then triangle ABC similar to triangle ABD, triangle ABC similar to triangle ABD, okay. As we listen, ABC, in triangle ABC angle C is 90 degree and in triangle BAD angle A is 90 degree, okay, and angle B is common. Then by the similarity of AA we can say that these two triangles are similar, okay. Then triangle ABC similar to triangle ABD. Similar to triangle ABD. Each triangle similar to ABD. To ABD. Clear? Each triangle similar to ABD. Now, if they are similar triangle, then we can say that here students AB upon AB upon BC, AB upon BD and AB upon BD and BC upon AB, BC upon AB. Clear? After cross multiplication we get AB square BC into BD. Similarly we can prove the next is, okay. Okay students, now similarly we can prove these of two. Students, here no need to prove the similarity because this is the directly theorem, and the theorem is if a perpendicular drawn from a right angle triangle, the vertex of the right angle to the hypotenuse, then the angle, then the triangle of the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and similar to each other, okay. ये पूरे ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे और आपस में भी ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं. दिस इज द थ्योरम, ओके. तो देन द नेक्स्ट, दिस इज फर्स्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, similarly we can write for the second, we can write angle BAC, angle BAC similar to triangle ACD.
Okay, these two triangles are similar by this theorem. Then here AC upon BC is equals to AC upon BC is equals to DC upon AC. After cross multiplication we get AC square is equals to BC into DC. Okay. Similarly we can prove the third one. Here the triangle ACD similar to the triangle BAD, similar to the BAD. Okay. Now here we take the ratio AD. Therefore AD this is AD. Okay. AD upon this is AD upon AC, AD upon CD, and BD upon AD. After cross multiplication we get AD square is equals to CD into BD. Clear, students? Then this is the solution of the question. Now let's see the next question. Okay, students, the next question is prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals. Okay, then firstly draw the diagram. Draw a rhombus. A rhombus. Okay. A B C D. Okay. Here the diagonal is AB and AC intersect at point O. Okay. Now students, as we know that, let the diagonal, see the solution, let the diagonal, here given condition is given that let the diagonal AC and BD intersect at O. Let the diagonal AC and BD intersect at O, and since we know that the diagonal of a rhombus intersect at each other at the midpoint, means bisect each other, then diagonal of rhombus bisect each other. Okay, it means bisect each other at 90 degree. Okay, it means angle AOB is equals to angle BOC is equals to angle COD is equals to angle DOA is equals to 90 degree, means these angles are 90 degrees. Okay,
and AC is equals to AO is equals to AO is equals to OC is equals to half of AC and OB is equals to OD is equals to half of BD. Clear? Let the diagonal AC and BD intersect at O. Diagonal of rhombus bisect each other at 90 degree. Okay? Now students, if AOB is a right angle triangle, in triangle AOB, AB square is equals to OB square plus OA square. As we know that the hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. Similarly, in triangle BOD, BC square is equals to OB square plus OB square plus OC square. And in triangle DOC is equals to DC square is equals to OC square plus OD square. And in triangle DOA, DA square is equals to DOD square plus OA square. Okay? Let this equation number 1, 2, 3 and 4. After adding these 4 equations, on adding, we get AB square is equals to plus BC square plus DC square plus DA square is equals to, students, if when we add these 4 equations, then OA plus OA we get 2OA square. Similarly, OB plus OB, 2OB square means 2OA square plus 2OB square plus 2OC square plus 2OC square and 2OD square. Okay? Now it becomes OA square plus OB square plus OC square plus OD square. Clear? Okay, students. Now put the value of OC. OC is AC by 2. OC and AO is AC by 2. And OB and OD is BD by 2. Put this value, we get 2. And OC means AC by 2 means AC square by 4. AC square by 4 plus BD square by 4 plus OC. When we put this value, we get AC square by 4 plus here BD square by 4. Okay. Now students, here we get, after taking common, we get AC square plus BD square plus AC square plus BD square. Okay? Then 1 by 2 is equals to AC plus AC is 2AC square and BD plus BD is 2BD square. Okay?
Now again, after taking common 2, we get AC square plus BD square. Here AC square plus BD square. Then students, hence we can write AB square plus BC square plus DC square plus DA square is equals to AC square plus BD square. Okay. Prove that the sum of square of the side of a rhombus is equal to the sum of the square of their diagonal. These are the side of the rhombus and AC and BD are the diagonal of the rhombus. Okay. Student, the next question is, in an equilateral triangle, prove that 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of one of its altitude. Okay. Firstly, draw an triangle ABC, which is equilateral triangle. Draw an AD perpendicular on BC. Okay. Now, given that ABC is a equilateral triangle and AD perpendicular on BC. Okay. Now, to prove the 4 times the square is equal to the 3 times the square of one side means 3AB square is equals to 4AD square. Now let's see. Students, in triangle A, D, B and triangle A, D, C. Angle A, D, B is equals to angle A, D, C. A, D, B is equals to A, D, C is equals to 90 degree. Okay. And 90 degree and side AD is equals to AD. This is common side. Okay. AD is equals to AD and AB is equals to AC. Okay. Then students, triangle ADB ADC. Then we can say that BD is equals to DC is equals to half of BC. Okay. Now, in triangle ADB, AB square is equals to AD square plus BD square. Okay. Now, AB square is equals to AD square plus BD. We know that BD is equals to BC by 2, BC by 2 whole of square. Then it becomes AB square AD. Students, AD square plus BC square by 4. Okay. Now, as we know that BC is equals to AB, we can put the value of BC is equals to AD because AB here
AB square is equals to AD square plus AB square by 4, because BC is equals to AB, because ABC is an equilateral triangle. Okay, now here AB square minus AB square by 4 AD square, then after solving it, AB square upon 4 AD square, this is 3AB square by 4 AD square. Okay, now after cross multiplication we get 3AB square is equals to 4AD square. Okay, now students, that's all for today. This is the last class of the chapter triangle. Thank you so much. Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Today's my topic is outcomes of democracy. In my previous video, I had already explained the political outcomes. The political outcomes are accountable and responsible government. Accountable and responsible government. And the second is transferable. Transparency भी थी इसमें. And the last is it is a legitimate government. Legitimate government. These are the political outcomes of a democracy. And the second is economic outcomes. In economic outcomes हमने पढ़ा कि किस तरीके से economic growth and development and the reduction of poverty and inequality. ये 2 points थे जो कि economic outcomes थे. And now today's topic is social outcomes. आज हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में सोशल आउटकम्स क्या चीज होती है, किस तरीके से सोशली कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटीज क्या चीजें हैं जो हमें सोशली एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलती है. अगर किसी नेशन में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो वहां का जो सोशल स्टेटस है वो क्या है, वहां की सोसाइटीज कैसी हैं, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे. तो सोशल आउटकम्स में हमारा फर्स्ट पॉइंट है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी. सबसे पहले हम देखेंगे कि एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, और जो सेकंड पॉइंट हम देखेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजंस. सबसे पहले कि सोशल डाइवर्सिटीज क्या होती है. सोशल डाइवर्सिटीज हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सोशल डाइवर्सिटी क्या चीजें होती है. कि ऑन द जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, लैंग्वेज एंड मैनी अदर थिंग्स. सो टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड कंफ्लिक्ट, जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो बहुत ज्यादा सुटेबल है काहे के लिए, हैंडल करने के लिए सोशल डिफरेंसेस को. बिकॉज द मेन बेसिक आउटकम ऑफ द डेमोक्रेसी इज पॉलिटिकली एंड सोशली इक्वल. क्योंकि सबसे जो बड़ा आउटकम निकलकर बाहर आता है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, वो सबसे बड़ा आउटकम क्या है कि पॉलिटिकली और सोशली इक्वालिटी होती है इसमें. क्योंकि जो है मतलब कहते नहीं है कि लॉ की नजर में या आप मतलब कानून की नजर में सब समान होते हैं. तो मेन हमारा क्या है, इक्वालिटी, समानता का होना. बिकॉज देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, चाहे वो माइनॉरिटीज और मेजॉरिटीज के बीच में हो, रिच और पुअर के बीच में हो, या फिर किसी रिलीजन को लेकर हो, या फिर किसी लैंग्वेज को लेकर हो, या फिर जेंडर को लेकर हो, जैसे कि पहले के टाइम पे था. तो ये सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो पॉलिटिकल और सोशल इक्वालिटी है. तो टू हैंडल द सोशल डिफरेंसेस, तो क्या होता है जब सोशल इक्वालिटी होती है तो किस चीज से हम बचते हैं, सोशल डिफरेंसेस से, सोशल डिवीजन से, और जो सोशल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे. तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हैंडल करती है सोशल डिफरेंसेस को, सोशल डिवीजन्स को और सोशल कन्फ्लिक्ट्स को. तो द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड इज इट एम्स एट गिविंग इक्वल राइट्स. दूसरी चीज क्या होती है जो सोशल आउटकम निकल कर आ रहा है कि जो सोशल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वो उनका एम क्या होता है, गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सिटीजन. जब इक्वालिटी होगी तो वो इक्वल राइट्स भी देते हैं सारे सिटीजन्स को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं उनको. फॉर एग्जाम्पल
किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं तो वो किसी भी रिलीजन पे, कास्ट पे या फिर किसी भी जेंडर पे बेस्ड नहीं होते हैं। दे ऑल, मतलब जो भी अपॉर्चुनिटीज किसी भी सिटीजन के लिए हैं वो बिल्कुल इक्वल होती है। एंड द थर्ड इज डजंट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं वो डजंट बिलीव नहीं करती है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन पर, किसी भी तरह के भेदभाव पर। कोई भी उनके लिए, कोई भी किसी के लिए भी कोई भेदभाव नहीं होता। एंड द लास्ट इज इट अकोमोडेट्स ऑल सोशल डाइवर्सिटीज। जो भी सोशल डाइवर्सिटीज हैं उनको अकोमोडेट भी करती है। तो दीज आर द पॉइंट्स टू अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो ये एक बहुत, मतलब कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम है, सोशल आउटकम है, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। द सेकंड पॉइंट है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। दूसरी बहुत बड़ा जो सोशल आउटकम है वो क्या है? डिग्निटी और फ्रीडम। जो भी सिटीजन होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, उनकी डिग्निटी और फ्रीडम सबसे ऊपर होती है। वो उनकी, जब हमने स्टार्टिंग में असेसमेंट्स ऑफ द आउटकम पढ़ा था उसमें भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि डिग्निटी एंड फ्रीडम टू ऑल द सिटीजन्स। अब देखिए इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं, इसे हमने 2 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ वुमेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से वुमेन ने अपनी डिग्निटी को मेंटेन किया है। हम लोग ने देखा बहुत सारे चैप्टर्स में, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल्स, बहुत ज्यादा पुराने समय से स्ट्रगल करते हुए आज विमेन इस कंडीशन पर पहुंची है कि उनको जो रिस्पेक्ट है या जो भी ट्रीटमेंट है वो इक्वली, उनको रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट जो है बहुत इक्वल उनके साथ में हो रहा है। पहले के टाइम पर ऐसा नहीं होता था, जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़ा। मैंने सोशल डाइवर्सिटीज में और वो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर में भी हम लोग ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि विमेन के साथ में किस तरह का बिहेव किया जाता था। सो आफ्टर द लॉन्ग स्ट्रगल्स टुडे दे रिस्पेक्ट एंड इक्वल ट्रीटमेंट। उन्हें आज इक्वल और ट्रीटमेंट मिल रहा है, इक्वल रिस्पेक्ट मिल रहा है मेन के ही साथ में, एंड आर द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी सोसाइटी। और जितनी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं वहां पर विमेन, क्योंकि पहले क्या होता था, विमेन्स को वोट करने का राइट नहीं होता था, बहुत सारी जगह पे विमेन्स को पढ़ने का राइट नहीं होता था। लेकिन आज धीरे धीरे जैसे जैसे डेमोक्रेसी आई, हमारे पास सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी आई। इक्वालिटी में किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था। इसलिए क्या हुआ, जो विमेन थी वो भी मैन के बराबर ही आकर खड़ी हुई। तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन in the base on the basis of gender. So they respect and equal treatment and are necessary to ingredients of the democratic societies. And the second point is dignity and freedom of disadvantaged groups. इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था वो किनके साथ होता था? जितने भी डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, जो कि मार्जिनाइजेशन में खड़े हुए थे, जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे। हम लोग भी बहुत पहले से पढ़ रहे हैं कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप थे जिनको रिजर्वेशन दिया गया, आज उनको हर एक जॉब में, हर एक जो है वो गवर्नमेंट आप ऑफिसेज में देखिए या कहीं पर भी देखिए तो आप देखेंगे रिजर्वेशन होता है। वो किस लिए होता है? ये इन्हीं माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए होता है, इन डिसएडवांटेज ग्रुप्स के लिए होता है, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में ना हो। सो डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट। जो भी डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट थी उनको क्लेम कर रहे हैं फॉर द इक्वल स्टेटस, ताकि वो एक इक्वल स्टेटस में आ जाए। जितनी भी मेजॉरिटीज हैं, जितने भी अपर जो है वो कास्ट है, उनके साथ में ये लोअर कास्ट भी उनकी जो है वो जो स्टेटस है वो इक्वल हो जाए और उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी दी जा रही है। इसीलिए तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। सो एट लास्ट अब हम क्या देख रहे हैं क्लास में, जितना भी हम लोगों ने आउटकम्स के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिटिकल आउटकम्स थे, इकोनॉमिक आउटकम पढ़े, फिर सोशल आउटकम पढ़े, तो जो कंक्लूजन निकल कर आया वो क्या था? वो था द पीपल कम अप विद मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मैनी कंप्लेंट्स। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं डेमोक्रेटिक जितनी भी कंट्रीज होती जा रही हैं, तो वहां पर क्या होता जा रहा है, जो पीपल्स हैं उनकी गवर्नमेंट से, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से जो एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनकी कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि जो डेमोक्रेसी होती है वो एक कंडीशन दे रही है लोगों को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीजों को। जब वो सब ज्यादा सी चीजें अचीव कर रहे हैं, जब वो अवेयर हो रहे हैं, जब उनमें एबिलिटी आ रही है किसी भी डिसीजन को मेक करने की, तो वो क्या हो रहे हैं, उनकी कंप्लेंट्स बढ़ती जा रही हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन भी गवर्नमेंट से बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा आउटकम है। एंड द सेकंड इज डेवलप अवेयरनेस एंड एबिलिटी। सेकंड चीज हो गई कि उनकी जो अवेयरनेस है और जो एबिलिटी है वो भी धीरे धीरे करके और ज्यादा से ज्यादा डेवलप
सेंसिटिव हो गए हैं और गवर्नमेंट से ज्यादा जुड़ने लगे हैं। थर्ड इज पीपल बिलीव दैट देयर प्रेशियस वोट, अब लोगों को क्या लगने लगा है कि जो हमारा वोट है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस है, डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस टू द वे द गवर्नमेंट इज रन टू देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो लोगों को ये लगने लगा है कि जो हमारा वोट है वो बहुत प्रेशियस है और गवर्नमेंट को रन करने के लिए हमारा वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और उनके फैसलों को चेंज भी कर सकता है। एंड द लास्ट इज ट्रांसपेरेंसी इन अ डेमोक्रेसी मीन्स, जो ट्रांसपेरेंसी है डेमोक्रेसी में, उसका क्या मतलब है दैट इट विल बेस्ड ऑन द नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स, की वो बहुत सारे नॉर्म्स है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंसी है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, हर एक कॉमन पीपल के पास राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट है। वो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहता है किसी भी प्रोसेस को लेकर, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर, किसी भी गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को लेकर या किसी लॉ को लेकर अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके पास ये राइट है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत उन चीजों को, उनकी इंफॉर्मेशन को इजीली गेन कर सकता है, वो उन इंफॉर्मेशन को पा सकता है। तब ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल आउटकम्स पढ़े और उसके बाद मैंने आपको कंक्लूजन बताया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।